ये 2024 की तैयारी हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज तो अर्नब गोस्वामी की जान बच गई है। पता नहीं किस शक्ति ने उनकी आज जान बचाई, नहीं तो पूरा इनकाउंटर का मामला था, ये पूरा फिट करने वाले थे। आज नहीं निकले, बता रहा हूं बार बार, आज नहीं निकले तो ये भी तारीख में लिखा जाए। जैसे आप इमरजेंसी को याद करते ना, ये याद रखा जाएगा कि 2020 में भारत के अंदर ऐसा हुआ था कि भारत के बुज़दिल हिंदुस्तानी बाहर नहीं निकले थे। संविधान इसलिए है क्योंकि हम हैं। जिस दिन हम लोग यहां नहीं रहेंगे ना, तो यहां का संविधान भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। ये याद रखेगा, जब तक हिंदू हो ना तुम लोग, तब तक तुम्हारा संविधान है। हिंदू नहीं रहे तो यहां पे संविधान भी नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा सब लोग। जिस तरीके से महाराष्ट्र प्रशासन में एक फांसीवाद की नई परिभाषा लिखी जा रही है, और हमने जो इमरजेंसी का काल स्कूलों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, कभी देखने का मौका नहीं मिला, और आज महाराष्ट्र प्रशासन में वो भी देखा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं सर, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ हाथापाई होती है, एक तरीके से लोकतंत्र के चौथे पिलर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, ऐसा है कि आपने जो शब्द यूज किया ना, फाशिस्टवाद, लोग कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। नहीं, ये फाशिस्टवाद भी नहीं है। फाशिस्टवाद भी जो लोग होते हैं ना, वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उनका भी कुछ लिखित होता है, चाहे बकवास हो, चाहे कितना भी बर्बरतापूर्ण हो, लेकिन उनका प्रोटोकॉल होता है। लगता है कि मुंबई को मॉब ने, गैंगस्टर ने कब्जे में कर लिया है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि हीरो के लिए जब घर के अंदर हमला होता है तो कैसे उठा के ले जाते हैं, वो जो पुलिस वालों को कैसे जो उस विलन के पैसों पे चल रहे होते हैं कैसे लेके जाते हैं, ये हालत हो रही है। तो आप ये समझ लिए कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी पे हमला नहीं है, ये पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला है। ये 2024 की तैयारी हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज तो अर्नब गोस्वामी की जान बच गई है। पता नहीं किस शक्ति ने उनकी आज जान बचाई, नहीं तो पूरा इनकाउंटर का मामला था, ये पूरा फिट करने वाले थे। और जब आप अर्नब गोस्वामी की आवाज़ बंद करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर 1000 माइक्रोफोन बंद हो गए। उन 1000 माइक्रोफोन को अटेंड करने के लिए कितने आते हैं उस चैनल के ऊपर, कितने लोग आते हैं? तो ये हिंदुस्तान की आवाज़ जो ये जो राष्ट्रभक्ति की आवाज़, भारतीयों की आवाज़, उसको बंद करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए इसको सिर्फ अर्नब गोस्वामी के बारे में मत सोचिए। अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार है, लेकिन जो उनकी जो मीडियम है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका प्लेटफॉर्म है, ये उसको बंद करने के लिए कोशिश है। और जो बाकी जो लोग हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कि जो राष्ट्रवादी टीवी वाले हैं, लेकिन वो इमरजेंसी वाला काम करेंगे। जब उनको तब इंदिरा गांधी ने बोला था कि तुम झुक जाओ और सड़क पर रेंगना शुरू कर दिया था, वो हालत हो जाएगी डर से। ये खौफ डालना चाहते हैं ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी के ऊपर, ना उसके 1000 पत्रकारों के ऊपर, बल्कि बाकी जो टीवी चैनल वाले चुप करके बैठे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन टीवी चैनल वालों को मैं बताना चाहता हूं जिनको लगता था कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल के अंदर उनका बिजनेस कॉम्पिटिटर है, अरे भूल जाइए बिजनेस को। बिजनेस आप भी करते हैं, लेकिन ये याद रखिए, आज अर्नब गोस्वामी का टारगेट हुआ, कल आपका नंबर होगा। या तो आप झुक जाओगे, नहीं तो अब आपके साथ वही होगा जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है। ये जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना सुना है, तब भी ऐसा नहीं सुनने में आया था। अब ऐसा नहीं हुआ था, तब भी नहीं हुआ था, ऐसी हालत तब भी नहीं होती। बड़े इज्जत के साथ पत्रकारों को लेकर जेल में ले गए थे। वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, गाड़ी में बिठा के जेल ले गए थे। लेकिन इस तरह से नहीं कि बाल नोच के, बाल खींच के किसी पत्रकार को तुम ले जाते हो, उसको रेंग सड़क पे खींच के ले जाते हो उसको, और इस तरह से उसने जख्म दिखाया, उसके बाजू पे जख्म आ गए। तो ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाज़ के ऊपर हमला है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको पूरा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अभी नहीं बोले, हमने 1000 साल की जो मोटी चमड़ी पाल के बैठे हुए हैं ना, अगर अब भी नहीं बोले तो बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि जब आप मुंबई की बात करते हैं, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की। जब आपने मुंबई के ऊपर, फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर एक राजनीतिक कब्जा कर लिया है, अब वो मीडिया का नैरेटिव वहां से चलाना चाहते हैं। ये साजिश है कि अगले 2024 तक मीडिया का कंट्रोल जो होगा वही गैंगस्टर्स करेंगे वहां से, मुंबई से। ये है साजिश, ये है साजिश। मगर सवाल ये भी उठता है ना, जो इस देश में फ्री स्पीच की बात करते हैं, फ्री प्रेस की बात करते हैं, जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो आर्मी से सवाल पूछते हैं, कहते हैं सबूत दिखाओ। आज वो लोग कहाँ चुप है और क्यों नहीं बोलते कि मुंबई पुलिस सबूत तो दिखाओ। आप ना कोई समन होता है, ना कुछ होता है, आप घर में घुसते हैं, हाथापाई करते हैं, सड़क पर आप खींचते हुए एक पत्रकार को लेकर जाते हैं, और आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जो ये मौनता है, ये समाज को खाई जा रही है। सर, जनता पूछ रही, सर ये दोगलापन क्या है? देखिए, ये दोगलापन पहली बार तो नहीं आया।
जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं उन्होंने आज तक कभी राष्ट्रभक्ति के बारे में बोला नहीं। उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब होते हैं जब अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भारत तेरे टुकड़े होने तक ही सीमित है। जब हिंदुस्तान का फौजी मारा जाता है वो तो मरता है, उनके लिए तो मरता है, उसको तनख्वाह मिलती है मरने के लिए। पुलिस वाला मरता है, उसको तनख्वाह मिलती है मरने के लिए। और राष्ट्र के लिए मर रहा, उनके लिए नहीं मरता। ये आपके लिए, मेरे लिए मरता है। 130 करोड़ जो राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी है उनके लिए मरता है। तो इसलिए उनके बारे में मत सोचिए। उनको ज़्यादा चिंता होती है जब मेमन को उसकी फांसी रुकवाने के लिए मध्य रात्रि को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट खोलता भी है। आज सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये चाहे किसी ने खून किया हो तो क्या यह तरीका है आप किसी मुलजिम के साथ पेश आने का? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, किस कानून में लिखा हुआ ऐसा? तो इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि दिल्ली की जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसके लिए वेट कर रही है। क्या वो वेट कर रही है कि अर्नब गोस्वामी को भगवान न करे मार दिया जाए तब वो प्रतिक्रिया करेंगे? ये बिल्कुल फिट मामला है केंद्रीय सरकार को जो राज्य सरकार के बीच में वहां पे इंटरवीन करने का। इसलिए आप उनकी मत बात कीजिए जिनका जिक्र है, जिनको हिंदुस्तान के अंदर 2014 में भी डर लगता था, फिर 2019 में भी डर लगने लगा। लेकिन पाकिस्तान जाते हैं वहाँ पे उनका अपना परिवार जैसा माहौल लगता है। जहाँ पे हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हो रहा है वहाँ उनको परिवार दिखता है। वो नहीं बोलने वाले, वो तो अंदर अंदर से खुश हो रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी पर हमला भारतीयता पर हमला है। मगर वो बार बार कहते हैं सर हम संविधान बचाने निकले हैं। अभी फ्रांस में जो हुआ उसको लेकर सड़कों पर उतरे, कहना हम संविधान बचा रहे हैं। शाहीन बाग में खड़े होते हैं, कहते हैं हम संविधान बचाते हैं। एक पत्रकार खड़े होकर स्क्रीन काली कर लेते हैं, कहते हैं हम लोकतंत्र बचाते हैं। और अब जब लोकतंत्र के चौथे पिलर पर हमला होता है तो इनके मुंह में ऐसा लगता है कि जबान ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उनका रिश्ता इस भारत माता के साथ, भारत की भूमि के साथ संविधान के द्वारा है, उनको बोलिए संविधान 1950 में आया था, भारत आज़ाद 1947 में होता। वो 3 साल वो भारत के अंदर क्या वो यहाँ पे किराएदार थे? क्या रिश्ता था उनको इस हिंदुस्तान के साथ जो बार बार संविधान की बात करते हैं? संविधान इसलिए है क्योंकि हम हैं। जिस दिन हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे ना तो यहाँ का संविधान भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। ये याद रखेगा, जब तक हिंदू हो ना तुम लोग तब तक तुम्हारा संविधान है। हिंदू नहीं रहे तो यहाँ पे संविधान भी नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा सब लोग। और ये जो लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवी हैं ये तो उनके साथ संग में है, उनके साथ उठते बैठते हैं। शाहीन बाग में यही तो नारे लगाए थे ना, वही लोग तो जा रहे थे उनको भड़काने के लिए। जो पाकिस्तान के मंच पर भी बोल रहे थे वो शाहीन बाग में भी बोल रहे थे। क्या नारा दे रहे थे वहां पे? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इला, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इला। ये रिश्ता चलेगा? इनको नफरत है क्योंकि ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार 70 साल में किसी नेता ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई है, इच्छा शक्ति जिताई। 370 हटा दिया तो पहले तो इनकी इसलिए शाहीन बाग वालों की कमर तो इस पर पहले उस दिन टूट गई जब 370 हट गया। फिर राम मंदिर बन गया। वो जब वहां पे सीए की बात करते हैं, सीए की तो बाद में बात होती थी वहां पे, और सबसे पहले यही होता था कि 370 क्यों हटा दिया, वहां पे निज़ाम मुस्तफ़ा कश्मीर में खतरे में पड़ गया। तो इसलिए उनकी तो बात मत कीजिए आप। मैं बाकी हिंदुस्तानियों से बात करता हूं जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। उनके दिल में कब ये आएगा कि भैया आज हमको निकलना है। आज नहीं निकले, बता रहा हूं बार बार, आज नहीं निकले तो ये भी तारीख में लिखा जाए। जैसे आप इमरजेंसी को याद करते हैं ना, ये याद रखा जाएगा कि 2020 में भारत के अंदर ऐसा हुआ था कि भारत के बुज़दिल हिंदुस्तानी बाहर नहीं निकले थे। मगर सर उनका क्या, जो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, जो अपने आप को पत्रकारिता का और फ्री स्पीच का बोर्ड लेके घूमते हैं पूरे समाज में, आज वो क्यों चुप हैं? जब उनके बीच के व्यक्ति को इस तरीके से उठाया गया, उनके साथ मार पिटाई, हाथापाई हुई है पुलिस के द्वारा, वो माइक पर बोले हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, आज वो क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रहे? मैं 2 प्रकार के पत्रकार हैं। एक तो लेफ्ट लिबरल पत्रकार जो शाहीन बाग के समर्थक हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो सिद्धू और मणिशंकर अय्यर के समर्थक है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता है। ठीक है, मुझे उनसे शिकायत नहीं क्योंकि वो तो हैं, वो तो कभी बोलेंगे नहीं इस बारे में। उनको तो नफरत है नरेंद्र मोदी के साथ, उनको तो नफरत है जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोलेगा, उनको तो भारतीयता से नफरत है, उनको मुझसे नफरत है क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है उन पत्रकारों से जो अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार बोलते हैं, वो चुप क्यों है। मुझे उनसे शिकायत है। उनको, वो तो नौकरियां करते हैं, सब उनमें से अक्सर मीडिया हाउस में नौकरी करते हैं। ठीक है, उनको नौकरी का खतरा है। अरे देश बचेगा तो तुम्हारी नौकरी बचेगी। आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हो, आप भी तो सड़क पे आके बात कर रहे हो लोगों के साथ। उनकी इच्छा शक्ति कहाँ गई? बहुत अच्छा लगता है एयर कंडीशन अपने स्टूडियो में बोलना, लेकिन सड़क पे आना होगा तब आप बता पाओगे कि ये राष्ट्र जो है, ये भारतीय लोग, ये मरी हुई कौम अब नहीं है।
निकलना पड़ेगा सड़क के ऊपर। तो मैं आपके द्वारा आह्वान करता हूं उन पत्रकारों से जो अपने आप को राष्ट्रभक्त पत्रकार बोलते हैं, वो चुप ना रहें, क्योंकि नौकरी तो कभी भी मिलेगी, लेकिन देश अगर हाथ से निकल गया ना, जो ये तैयारी हो रही है, तो आपको कभी नौकरी मिलेगी नहीं, ये याद रखिएगा। ये भी चीज़ है कि जनता आज सोशल मीडिया पे ये पूछ रही है, क्या अर्नब गोस्वामी को पालघर के ऊपर बात करने की सज़ा मिल रही है? क्या अर्नब गोस्वामी को सुशांत के मामले पर बोलने की सज़ा मिल रही है? क्या अर्नब गोस्वामी को फरीदाबाद के मामले को उठाने की सज़ा मिल रही है, या हाथरस के मामले को उठाने की सज़ा मिल रही है? क्या अर्नब गोस्वामी को सच बोलने की सज़ा मिल रही है इस देश में? अर्नब गोस्वामी को सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज़ है। मैं बार बार बता रहा हूं, अर्नब गोस्वामी एक व्यक्ति नहीं है जिसके पर हमला हुआ, ये आपके पर, मुझ पे हमला हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पारगार, किसकी आत्मा नहीं जागी होगी जब उसने खून से लथपथ साधु के चेहरे को नहीं देखा हो? भीख मांग रहा था जीवन की, और वो पुलिस वाले नाटक कर रहे थे वहां पे। वो अगर अर्नब गोस्वामी ने उठाया तो इसलिए उनको क्यों तकलीफ है? अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, है ना, जो पहली दिशा में बता दिया कि ये सुसाइड है, अब पता लग रहा है ना कौन कौन मुनव्वस है उसके अंदर। तो और ये भी याद रखिए, जो ये पुलिस कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, पुलिस अपने आप कुछ नहीं करती जब तक उसको ऊपर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से, पॉलिटिकल नेतृत्व से, राजनीतिक नेतृत्व से उनको वहां पे निर्देश नहीं आते हैं। तो ये तो मोहरा है जिस कमिश्नर की बात कर रहे हो आप, ये उसका पॉलिटिकल नेतृत्व जो है वहां पे, वो उससे करवा रहा है ये। तो ये मत भूलिएगा कि वो मोहरा है, उससे ये करवाया जा रहा है, इसलिए साजिश बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि मुंबई के ऊपर वो गैंग्स का कब्जा हो गया। वही सर, क्या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है? महाराष्ट्र प्रशासन अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रही है क्या? नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये ईगो नहीं है, ये एक व्यक्तियों की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये राष्ट्र के ऊपर हमला है। ये आपको 2024 से पहले जो राष्ट्रभक्त आवाजें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उठ रही हैं, उनको दबाने के लिए साजिश शुरू होगी।